यस, सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे ओवरव्यू अबाउट कंसोलिडेटेड पीएनएल, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो एंड कंसोलिडेटेड चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट एज पर इंड AS 110, 111, 27 एंड 28। खाली एक ओवरव्यू के लिए हेडिंग बना लीजिए जस्ट, क्योंकि आपको मेरे को सारे ओवरव्यू बताने हैं। अभी आप बताओगे, मैं तो खाली सुनूंगा, जिससे इसमें क्या है जो कंफ्यूजन होता है, क्योंकि बड़ा सम है आपको पता हो CFS में, जिसमें सारे क्वेश्चंस CFS को उसने पार्ट मांगे हैं, उसमें 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसने मांगे हैं, याद है। तो अभी कैसा है, बच्चे को है ना इन सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कुछ आ जाए तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो जो कंसोलिडेटेड पीएनएल है, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो है, चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट है कंसोलिडेटेड, और कंसोलिडेटेड नोट्स टू अकाउंट तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसा मान लीजिए। तो ये आपके ऐसे मास्टरी वाले होने चाहिए। ओके, चलो तो बताइए पहले कंसोलिडेटेड पीएनएल के बारे में बताइए। पहले हेडिंग बना लीजिए। यस ब्रो, बताइए कंसोलिडेटेड पीएनएल के बारे में पहले बताइए। हाँ, क्या बोल रहे हो? कंसोलिडेटेड पीएनएल एकदम सही बात है। इन शॉर्ट, कंसोलिडेटेड पीएनएल इज वेरी सिंपल, जस्ट वी हैव टू ऐड बोथ सब्सिडियरी एंड पेरेंट कंपनी इनकम एक्सपेंडिचर टुगेदर सब्जेक्ट टू एनी इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। जैसे कि एक दूसरे को सेल परचेज किया है, एक दूसरे की कोई इनकम एक्सपेंडिचर है जो पेरेंट ने सब्सिडियरी को दिया है या वाइस वर्सा, तो उसको हटा देना है। अदरवाइज यहाँ पर कोई बड़ा चक्कर नहीं है जैसा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में होता है। सो डायरेक्टली हमको आइटमों को ऐड करना है, और फॉर्मेट भी हम चाहें तो एक ही में सब बना सकते हैं। फॉर्मेट भी कैसा होता है, पर्टिकुलर, देन नोट्स टू अकाउंट, फिर एच का बैलेंस शीट, मतलब पेरेंट का पीएनएल का आइटम, फिर सब्सिडी का पीएनएल का आइटम, फिर वर्किंग नोट वेयर यू कैन मेक द कैलकुलेशन, एंड देन ग्रुप का कॉलम। अब अगर कॉमन एक दूसरे को सेल परचेज किया है तो वो दोनों जगह से माइनस होगा, यानी कि अगर सपोज पेरेंट ने सब्सिडी को सेल किया है तो पेरेंट की सेल में से माइनस हो जाएगा एंड सब्सिडी के परचेज में से माइनस हो जाएगा। सो ओवरऑल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इनकम में से भी चला गया उतना ही एक्सपेंडिचर में से चला गया, तो ओवरऑल प्रॉफिट तो सेम ही रहा ना। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे करके टोटल लगा के ले आना है, और टोटल जो आया उसमें से जो हिस्सा हमारा नहीं है वो माइनॉरिटी को ट्रांसफर कर देना है। तो जो भी सब्सिडी का प्रॉफिट है उसका परसेंटेज जो भी हमने नहीं लिया हुआ है वो माइनॉरिटी को ट्रांसफर हो जाएगा, तो उतना माइनस हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें से कुछ पीरियड प्री वाला है जो कि नॉर्मली होता नहीं है, तो उतना प्री एक्विजिशन प्रॉफिट वाला पार्ट, सब्सिडी का जो भी हिस्सा है उसमें से प्री एक्विजिशन प्रॉफिट वाला पार्ट हम ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोल के माइनस कर देंगे। और उसके अलावा अगर कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, कोई इन्वेंट्री बची हुई है हमारे स्टॉक में, तो उसके ऊपर जैसे अपन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करते हैं, फिर मेंबर की पेरेंट कंपनी ने कमाया है, तो अपन स्टेप 2C में से माइनस करते हैं व्हाइल मेकिंग कंसोलिडेटेड पीएनएल या रिटेन अर्निंग, और दूसरा इन्वेंट्री में से माइनस कर देते। तो यहाँ पर हम ये कंसोलिडेटेड पीएनएल बना रहे हैं जिसका टोटल उतना ही आएगा जितना स्टेप 2C का आता है। स्टेप 2C इन अवर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसमें से ऐसा कुछ होगा तो वो माइनस कर देंगे। नॉर्मली ये सब होता नहीं है, खाली टोटल लगाना है, और एनसीआई भी वो जो है ना वो कंसोलिडेटेड चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट उसके अंदर ही यूज करते हैं। तो इसके लिए आपको खाली कंसोलिडेशन में मोस्टली टोटल लगाना है और प्रॉफिट निकाल देना है, वही तुम्हारा कंसोलिडेटेड पीएनएल होगा, सब्जेक्ट टू एनी कॉमन ट्रांजैक्शन या इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन, उनको हटा देना है।
ठीक है, क्लियर। अब चूंकि कंसोलिडेटेड पीएनएल है तो इमीडिएटली कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग की बात और कर लेते हैं, या कंसोलिडेटेड चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट, नॉट रिटेन अर्निंग, कंसोलिडेटेड चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। अब कंसोलिडेटेड चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट, तो पहले तो चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट क्या होता है वो पता होना जरूरी है। क्या होता है चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट? मतलब कि जो अदर इक्विटी है, वो शेयर कैपिटल है, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं ड्यूरिंग ओपनिंग? एकदम सही बात है। जो अपनी कैपिटल है जिसको हम शेयर होल्डर फंड बोलते हैं, उस शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चेंजेस हुए हैं फ्रॉम ओपनिंग कैपिटल टू गेट क्लोजिंग कैपिटल, और यू कैन से ओपनिंग शेयर होल्डर फंड और इक्विटी टू क्लोजिंग इक्विटी और शेयर होल्डर फंड। अब उसको प्रॉपर तरीके से बनाने वाले सिस्टम को हम बोलते हैं चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट। अब चूंकि वो कंसोलिडेट हो रहा है इसलिए उसको बोल देते हैं कंसोलिडेटेड चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट। क्या बोल देते हैं? परफेक्ट। सो नाउ कंसोलिडेटेड चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट में हमको क्या करना है? जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं पेरेंट कंपनी के जो दिए रहेंगे उनको लिख देना है पहले तो। उसके अंदर आपको कॉलम कौन कौन से बनाने हैं, तो जितने भी तुम्हारे डिफरेंट टाइप के कैपिटल, रिजर्व, रिटेन अर्निंग, एनसीआई का भी कॉलम बनता है उसमें, क्योंकि एनसीआई एज पर इंड एस इज पार्ट ऑफ इक्विटी, तो इसके लिए एनसीआई का भी कॉलम बनाएंगे। और अगर कोई ओसीआई है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उसका भी कॉलम बनाया जाएगा। तो ऐसे करके सारे के सारे कॉलम बनाने हैं जितने भी टाइप के आपको रिजर्व और रिटेन अर्निंग और ओसीआई दिया हुआ है। जैसे एग्जांपल के लिए नॉर्मली हमको पर्टिकुलर एक शेयर कैपिटल का कॉलम, शेयर कैपिटल एक ही होती है ऑर्डिनरी, देन रिटेन अर्निंग का कॉलम, फिर रिजर्व का कॉलम, फिर ओसीआई का कॉलम, देन टोटल का कॉलम, इन सब का टोटल, फिर एनसीआई का कॉलम, और फिर लास्ट में ग्रुप का कॉलम। ठीक है, क्या बोले? कॉलम के नाम बोल के बताओ। शेयर कैपिटल का कॉलम, पहले पर्टिकुलर का कॉलम, फिर शेयर कैपिटल का कॉलम, फिर रिजर्व का कॉलम, फिर रिटेन अर्निंग का कॉलम, फिर ओसीआई का कॉलम। अगर कोई तो उसके बाद फिर टोटल लगा देंगे, फिर एनसीआई का कॉलम आएगा, और फिर ग्रुप टोटल। क्या बात, अच्छा, वेरी नाइस। अब इनमें क्या करना है? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखने हैं, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन या बैलेंसेस लिख सकते हो, ओपनिंग बैलेंसेस। इनके लिए क्या करेंगे? जो भी नाम है वो सब लिख देंगे, मतलब अमाउंट दी रहेगी जो पेरेंट कंपनी की वो लिख देंगे। लेकिन एनसीआई के लिए क्या लिखेंगे? तो एनसीआई का जो वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन था, हाँ, वो ओपनिंग बैलेंस में लिखेंगे। क्योंकि या आप बोल सकते हो कि एनसीआई का वैल्यू लास्ट ईयर में जो था वो लिख देंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी तुम्हारा बैलेंस शीट बनाया होगा ना हमने, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तो बनाया ही होगा ना। तो लास्ट ईयर में जो बैलेंस हमारा एनसीआई में आ रहा था वो एनसीआई वाले कॉलम में चला जाएगा। अब हमको क्या करना है? इसमें ड्यूरिंग द ईयर जो हुआ है वो एडजस्ट करना है। जैसे हमने कंसोलिडेटेड पीएनएल अभी बनाया, तो उस प्रॉफिट को सीधा रिटेन अर्निंग में लिख देना है। लेकिन सपोज उसमें से कुछ पार्ट एनसीआई को जाना है, तो हम ऐसा लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड, उसमें अपना हिस्सा हमारे रिटेन वाले अमाउंट में लिखेंगे, जितना एनसीआई को जाना होगा उसके एनसीआई में लिखेंगे। फिर हमने उसमें से डिविडेंड बांटा है, तो लेस डिविडेंड पेड, जो डिविडेंड सब्सिडी ने बांटा है, पेरेंट ने बांटा है, वो दोनों ही माइनस करेंगे, क्योंकि कंसोलिडेटेड है ना वो, तो डिविडेंड दोनों ही माइनस करेंगे। लेकिन वो डिविडेंड माइनस करते टाइम पर जितना एनसीआई का प्रॉफिट है उतना एनसीआई में से भी माइनस किया जाएगा, क्योंकि हमने एनसीआई को पहले पूरा प्रॉफिट दे दिया, तो भाई बचा हुआ जो डिविडेंड है वो भी तो उसके प्रॉफिट में से जाएगा ना। या तो पहले उसको प्रॉफिट मत बांटो, पहले अपना प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर लो, आप डिविडेंड माइनस कर दो, उसके बाद में उसको दो।
लेकिन नहीं उसको देना है साथ में, तो ठीक है डिविडेंड भी उसमें से बांटो। फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सब्सिडी कंपनी डिविडेंड बांट रही है तो पेरेंट को मिलता भी है, तो हम क्या करेंगे, सब्सिडी कंपनी जब डिविडेंड बांटेगी तो डिविडेंड माइनस तो कर दिया और उतना ही हमने एनसीआई में से माइनस कर दिया, और जब डिविडेंड मिलेगा तो पेरेंट में उतना ऐड कर दिया, उतना एनसीआई में ऐड कर दिया। हाँ, क्योंकि एनसीआई को भी मिलेगा ना डिविडेंड तो। सो इनडायरेक्टली देखा जाए तो प्रॉफिट उतना चला गया, तो प्रॉफिट में से भी माइनस किया था ना मैंने पहले, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले प्रॉफिट में से माइनस कर दिया, अभी अपन ने प्रॉफिट मिला तो वापस ऐड कर दिया। और आप चाहो, हाँ एक और बात, एनसीआई का जो प्रॉफिट है वो तो एनसीआई लेके चले गए होंगे, बराबर ना, बराबर बराबर, एनसीआई में से उसको लेस नहीं करना है हमको, जो यस यस यस, मतलब डिविडेंड जब देंगे तब तो हमारे प्रॉफिट में से जाएगा, तो एनसीआई को ही भुगतना पड़ेगा क्योंकि एनसीआई ने पूरा प्रॉफिट ले लिया है, और जब डिविडेंड मिलेगा तब पेरेंट कंपनी में तो ऐड करेंगे लेकिन एनसीआई में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि एनसीआई तो प्रॉफिट लेके चला गया ना, वो तो हमारे पास रुका ही नहीं है ना प्रॉफिट। और एनसीआई की वैल्यू हमको वो दिखानी है जो हमारी बुक्स में है, जितना हमको उनको देना है। अब डिविडेंड तो वो ले गया ना, तो कहेगा लेने का दोबारा, बराबर ना, डिविडेंड तो ले गया ना वो। परफेक्ट, ऐसे करके हम लोग सारा प्रॉफिट डिविडेंड जो हमको मिला है वो ऐड कर दिया, दिया है वो लेस कर दिया, और हम लोग माइनस करेंगे। क्लियर? वेरी गुड। ये सिस्टम के हिसाब से कंप्लीट करके हमको क्या मिलेगा, एक नया कंसोलिडेटेड चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट मिलेगा, जिसमें सारा का सारा, और अगर कुछ रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो उतना रिटर्न में से माइनस हो जाएगा, रिजर्व में ऐड हो जाएगा। अगर कुछ ओसीआई में आया है प्रॉफिट, ऐसा कोई प्रॉफिट जो अभी तक हमारा अर्न हो गया है लेकिन रिसीव नहीं किया है, मतलब ऐसा कोई प्रॉफिट जो हमने अर्न कर लिया लेकिन अभी तक रिसीव नहीं किया है, तो ओसीआई में डाल देते हैं। जैसे हमारा इन्वेस्टमेंट है उसका भाव बढ़ गया है, फेयर वैल्यू इंक्रीज हो गई है, राइट, बचा हुआ इन्वेस्टमेंट पेरेंट कंपनी का, इवन सब्सिडी का भी है जो हमने अभी ऐड कर लिया हमारे साथ में, उसका जो भी ओसीआई का पार्ट होगा वो हम ले लेंगे। उसमें से अगर कुछ ओसीआई सब्सिडी कंपनी का मतलब पेरेंट का एनसीआई को मिलना है तो एनसीआई में भी ऐड कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज द सिस्टम वी हैव टू फॉलो। मतलब कि अगर रिजर्व जो है, अगर मतलब सब्सिडरी कंपनी अपने मतलब प्रॉफिट में से रिजर्व बनाती है तो कंसोलिडेटेड हम जो क्रिएट करते हैं तो हम किस तरह करेंगे। देखो कैसा है, डिविडेंड मतलब जो रिजर्व वगैरह बनाना इज नथिंग, मतलब मनी इज नॉट गो एनीवेयर, इट इज जस्ट लाइक अ ट्रांसफर फ्रॉम दिस पॉकेट टू दिस पॉकेट, तो हमको वो लेना है। आप ये मत सोचो कि इसने तो अभी डिविडेंड दिया ही नहीं, मतलब रिजर्व में से ट्रांसफर कर दिया तो सब्सिडी ने ट्रांसफर किया, अरे किसी ने भी ट्रांसफर किया हो, जितना रिजर्व है उतना रिजर्व हमारा बढ़ जाएगा, जितना रिजर्व रिटेन अर्निंग में से माइनस करेंगे उतना ही रिजर्व में ऐड करेंगे, बस। होल्डिंग परसेंटेज में नहीं जाएगा, वो होल्डिंग परसेंट में इसलिए जाएगा क्योंकि अपन जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को पहले ही उतना लेके आए जितना हमारा हिस्सा है, बाकी का हमने एनसीआई को पहले ही दे दिया है। अपने पास उतना ही आया जितना अपना हिस्सा है, तो रिजर्व भी उतना ही माइनस होगा जितना अपना हिस्सा है। समझ आया? ठीक है, वैसे करके कंसोलिडेटेड इक्विटी बन जाएगा, चेंज इन इक्विटी, ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है, जो क्वेश्चन है ना उसमें इंफॉर्मेशन ओपन को क्लियर करके देगा। जैसे अभी अपने सपोज रिजर्व में ट्रांसफर किया, और रिजर्व में ट्रांसफर करते टाइम पर हमने डिविडेंड देने से पहले वाले प्रॉफिट में से ट्रांसफर किया है, तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हमने पूरा ले लिया, लेकिन हमारा हिस्सा जो हमारा हिस्सा नहीं हमने एनसीआई में डाल दिया।
अब एनसीआई में अगर हमने पूरा प्रॉफिट में से डाल दिया है तो इसका मतलब एनसीआई को उसका हिस्सा पहुंच चुका है। तो अब जब रिजर्व में से माइनस करेंगे तो ऑब्वियस बात है रिजर्व हमको हमारा भी माइनस करना पड़ेगा और एनसीआई का भी माइनस करना पड़ेगा और उतना रिजर्व हमको ऐड करना पड़ेगा हमारे रिजर्व सरप्लस में। लेकिन क्या है, अभी रिजर्व एनसीआई में से माइनस कर देंगे तो वो एनसीआई को रिजर्व तो जाना ही चाहिए ना, एनसीआई का हिस्सा तो आपको दिखाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए कैसा है, जो पर्पज वो है रिजर्व का, कि रिजर्व का कॉलम ये नहीं होता है कि एनसीआई का रिजर्व कितना है और हमारा रिजर्व कितना है। तो हमको तो रिजर्व जितना रिटेन अर्निंग में से माइनस किया उतना ही हमारे रिजर्व में ऐड करना है, सिंपल। क्योंकि एनसीआई को रिटेन अर्निंग का हिस्सा हो या रिजर्व का हिस्सा हो दोनों ही मिलता है ना, और प्री हो पोस्ट हो हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे याद रखना है कि हमारा जो रिजर्व का पार्ट है वो हमारा रिटेन अर्निंग में से जितना माइनस हो रहा है उतना ही हमको रिजर्व में ऐड कर देंगे और कहीं एडजस्टमेंट नहीं करना। और हम नॉर्मली रिटेन अर्निंग को ही उठा के ला रहे हैं, तो इसके लिए रिजर्व वगैरह जो ट्रांसफर होता है वो पेरेंट कंपनी ट्रांसफर करती है, सब्सिडी जल्दी से नहीं करती। ठीक है, फिर लास्ट पार्ट आता है कंसोलिडेटेड कैश फ्लो। तो कैश फ्लो के लिए आजकल कैसा है, वो कैश फ्लो ऐसे पूछते हैं कि आपको इंडिया 7 कैश फ्लो वाला जो है वो भी आना चाहिए और कंसोलिडेटेड कैश फ्लो भी आना चाहिए। तो इंडिया 7 के अकॉर्डिंग कैश फ्लो क्या है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए पहले, जिसमें 3 पार्ट होते हैं कैश के, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, पता है ना। तो अब हमको क्या करना है, हमको खाली जो दिया रहेगा कंसोलिडेट करना है उसको। तो नॉर्मली केस में क्वेश्चन आना चाहिए कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट का कि आपको 2 कंपनियों का कैश फ्लो दिया रहे, पेरेंट का और सब्सिडी का, आपको खाली टोटल लगा के लिखना है, सब्जेक्ट टू एनी करंट असेट्स, कॉमन करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज। जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल एक के यहाँ पर है, एक के यहाँ पे ट्रेड पेबल है, तो आप उसमें एक दूसरे को देने हैं वो कैंसिल कर देना है। लेकिन ऐसा कोई पेमेंट कैंसिल नहीं करना है कि हमने सब्सिडी के शेयर खरीदे उसके लिए पेमेंट दिया तो वो पेरेंट को मिला होगा, ऐसा मतलब सब्सिडी को पैसा मिला होगा, ऐसा नहीं सोचना है। पैसा एक बार एक्सचेंज हो गया तो हो गया, उसको रिवर्स नहीं किया जाता है। क्योंकि पैसा कैसा है, तुम्हारे पास पहुंच गया तो वो तुम्हारा है, मेरे पास पहुंच गया तो मेरा है, उसमें फर्क क्या पड़ता है। कोई प्रॉफिट थोड़ी कमाया है पैसे के ऊपर हमने। लेकिन अगर कोई करंट असेट्स करंट लायबिलिटी अगर बचा हुआ है तो ऐसा मानना है कि वो हमारा फिर असेट्स लायबिलिटी है जो कि एक दूसरे के पास ड्यू है, वो हटा देना है। जैसा हम बैलेंस शीट में हटाते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं, वहां पर हटाते हैं ना अपन। रिसीवेबल पेएबल अगर होता है एक दूसरे का तो माइनस करते कि नहीं करते। लेकिन कैश में से कभी माइनस नहीं करते कि इसके कैश में से माइनस करके उसके कैश को ले लें। तो कैश फ्लो के कोई भी आइटम जो अपन ने एक दूसरे को दिए भी हों वो कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि कैश से जैसी चीज नहीं है कि इसको अपन माइनस वापस करेंगे। और कैश में कोई मुनाफा नहीं होता है। वो जो चीजें हैं वो कैसी है कि करंट असेट्स करंट लायबिलिटी के अंदर कुछ पड़ा हुआ है तो उसका इम्पैक्ट हमको हटा देना है। मैं मेरी सब्सिडरी है, वो सब्सिडरी मेरे को रॉयल्टीज पे करती है और इंटरेस्ट इनकम मतलब मेरी होती है सब्सिडरी से, वो मेरे को किसी चीज पे इंटरेस्ट से करती है। तो वो जो आइटम है उनको भी हटाना रहेगा। तो मैं वही बता रहा हूँ, वो आप इनकम एक्सपेंडिचर में से हटाओगे, पीएनएल स्टेटमेंट से हटाओगे। पीएनएल स्टेटमेंट में रॉयल्टी जहाँ पे इनकम दिख रही होगी वहां से हट जाएगी और रॉयल्टी जहाँ एक्सपेंस दिख रही होगी वहां से हट जाएगी। लेकिन कैश फ्लो में उसका इम्पैक्ट नहीं हटाना है, क्योंकि कैश फ्लो में कैसा है, हमारा कैश का अकाउंट है वो, मतलब इट इज नॉट लाइक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट में से हटाए जाते हैं कोई कॉमन आइटम, अगर इनकम एक्सपेंडिचर है तो उसमें से हटाए जाते हैं कोई कॉमन आइटम। लेकिन जब कैश फ्लो है ये तो कैश अकाउंट है, इट इज समथिंग लाइक गौरंस के पास कैश है, मेरे पास कैश है, तो इट्स अ कैश अकाउंट।
तो हमको ऐसा कुछ करना है। कॉमन आइटम्स की मतलब वो जो मतलब कैश नहीं हटाना है और जो डेट पे जो टेबल जैसे कॉमन आइटम उनको एडजस्ट करना है, जिस बैलेंस शीट में करते हैं या फिर ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो आई होप कि अभी तेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगा इनमें भी, नहीं आएगा पक्का? और वेरी नाइस। सो ये कंसोलिडेटेड फाइनेंस स्टेटमेंट के सारे पांचों के पांचों पार्ट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो आपने पहले बराबर कर ली, जिसमें 3 स्टेप फॉलो किए हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे सम आपने कर लिए, 80% कॉमन है, राइट। फिर कंसोलिडेटेड पीएल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो, कंसोलिडेटेड चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट, और जो कंसोलिडेटेड नोट्स टू अकाउंट होते हैं वो तो जस्ट लाइक नोट्स टू अकाउंट का टोटल है, कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है, ठीक है। सो आई होप सारा सीएफएस आपका खत्म हो गया है। अभी सारे क्वेश्चन स्कैनर के मई 18 से मई 23 तक के सारे क्वेश्चन आप हाथ से लगाइए, एंड आई एम श्योर यू आर एबल टू डू। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कंसोलिडेटेड कैश फ्लो मांगा है, उसमें उसने इंडिया 7 की एप्लीकेबिलिटी भी मांग ली है, तो इंडिया 7 और अच्छे से करना पड़ेगा आपको, जिससे आपको इंडिया 7 की प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी, तब जाके आप उस कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट को कर पाओगे। क्योंकि उसने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के आइटम दिए हैं, दे हैड नॉट गिवन कंसोलिडेटेड कैश फ्लो। सो बेसिकली वो सम जो है वो कंसोलिडेशन वर्ड यूज करके खाली कंसोलिडेशन का बना रहा है, एक्चुअली में वो इंडिया 7 का सम। समझ आ गया? तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो इंडिया 7 जब हो जाए जब आप करना, अदरवाइज कंसोलिडेटेड कैश फ्लो अगर सिंपल आता है जिसमें आपको कैश फ्लो बना के एग्जिस्टिंग दिया हुआ है पेरेंट का और सब्सिडी का, तो यू कैन मेक इट इजीली, बराबर। इसके अलावा सारे आंसर तुम्हारे मॉड्यूल के साथ टैली होने चाहिए, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि आंसर एंड में मॉड्यूल हमारा माईबाग था, उसमें जो आंसर दिए हैं वो आंसर हमारे साथ मैच होना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट टू अगर कोई आंसर ऐसा है कि एक मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन है सिमिलर, एक टैली हो गया दूसरा नहीं हो रहा है, तो वो उसमें तकलीफ नहीं है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट एक जैसा दोनों में लगाया, एक में टैली हो गया मतलब कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा उसके जैसा ही है नहीं हो रहा है तो उसकी प्रॉब्लम है, बट कॉन्सेप्ट सेम है तो चल जाएगा, अदरवाइज हमारे आंसर सबके मैच होने चाहिए। क्लियर? वेरी गुड।